नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी सब लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कक्षा में। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूपी बोर्ड की सामान्य हिंदी 12th क्लास की सामान्य हिंदी का नेक्स्ट लेसन है हमारा भाषा और आधुनिकता। और भाषा और आधुनिकता जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा। देखिए, अब सुंदर रेड्डी जी का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के जीवन परिचय के बारे में और उनके पाठ परिचय के बारे में, यानी कि उनके जो लिखा गया लेसन है भाषा और आधुनिकता उसके परिचय के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हम हमारे यात्रा की तरफ। देखिए, हमारी यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है। हम जहाँ चल रहे हैं वो बहुत आप लोगों का बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ में। बने रहिए, आप सभी को मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, तो वो सब हम करते रहेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के जीवन परिचय को। तो देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी नाम से हमें पता चल रहा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए, दक्षिण भारत साइड के है ये, और इनका जो नाम है वो दक्षिण भारत के कुछ जो राज्य हैं उनमें से किसी एक राज्य में हुआ है उनका जन्म। देखिए, तभी ये जो रेड्डी नाम आ जाता है उससे हमें पता चलता है वो किस एरिया के है। ठीक है, जन्म देखिए उनका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जो जन्म हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सन दिया है उनका जो जन्म दिनांक नहीं दिया हुआ है, तो वो हो सकता है कुछ या तो अज्ञात है या असमंजस है या कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर उनकी जन्म की डेट नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको यहाँ उनका सन ही दिया हुआ है, जो जन्म जो वर्ष था वही दिया हुआ है। सन 1919 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और जो जन्म स्थान है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उनका व्यक्तित्व था वो बहुत प्रभावशाली था। प्रभावशाली से तात्पर्य ये होता है कि आप उस व्यक्तित्व से परिचित है जो आपके ऊपर कुछ असर छोड़ती है। ठीक है, उन इंसान या उन व्यक्तित्व को देखकर आप कुछ प्रभावित होते हैं तो वो व्यक्तित्व प्रभावशाली कहलाता है। ठीक है, और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी संस्कृत और तेलुगु भाषा से। प्रारंभिक शिक्षा से मतलब समझते हैं आप, जब बच्चा सबसे पहले पढ़ने जाता है या सबसे पहले शुरुआत के 5 वर्ष या 6 वर्ष जब पढ़ाई करता है, वो जो शिक्षा होती है वो उसे प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं और वो हुई थी उनकी संस्कृत और तेलुगु भाषा से। ठीक है, आगे हम देखते हैं लेखन विधा या लेखन की जो भाषा थी उनकी जो लेखन की भाषा थी वो थी तेलुगु, हिंदी और तेलुगु भाषा। ठीक है, उन्होंने अपने साहित्य को जो लिखा है जिस भाषा में, तो 2 भाषाओं को अपनाया है, हिंदी भाषा को और तेलुगु भाषा में उन्होंने सारा साहित्य लिखा है। चाहे उन्होंने कोई सी भी विधा लिखी हो, चाहे वो निबंध लिखी हो, चाहे आलोचना लिखी हो, चाहे वो संस्मरण लिखी हो, चाहे वो रेखा चित्र लिखी हो, रिपोर्टाज लिखी हो, किसी भी गद्य की किसी भी भाषा में उन्होंने अगर रचना करी है तो वो रचना उन्होंने हिंदी और तेलुगु भाषा के माध्यम से करी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम उनकी भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा किस प्रकार से वो प्रयोग में लेते थे। तो विषय और भाव के अनुसार, अगर विषय क्या है, विषय के अनुसार वे भाषा का चुनाव करते थे और उस विषय के साथ में उनके भाव क्या जुड़े हुए हैं तो उस भाषा का फिर वो उपयोग करते थे। कि अगर वो तेलुगु भाषा से के साहित्य से थोड़ा थोड़ा अगर मेल खाती है तो वो तेलुगु भाषा में लिखते हैं, या हिंदी से मेल खाती है तो वो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने विषय और भाव के अनुरूप भाषा का उपयोग किया था। शैली की बात करते हैं कि उनकी जो भाषा थी हिंदी और तेलुगु, उस भाषा में जो साहित्य लिखा गया है तो वो साहित्य किस शैली में लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है। तो तरीका देखिए, उन्होंने विवेचनात्मक साहित्य लिखा है, गवेषणात्मक लिखा है और आलोचनात्मक लिखा है। तो विवेचनात्मक, गवेषणात्मक और आलोचनात्मक, इस प्रकार से 3 शैलियों में उन्होंने अपने साहित्य की रचना करी है। ठीक है, अब देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए, प्रमुख रचनाएं इसलिए लिखी है क्योंकि लेखक यहाँ पर किन रचनाओं के कारण इतने प्रसिद्ध हुए हैं,
या उनका कौन सा रचना इतना प्रभावशाली है कि वो इतना प्रभावित लोग उसको पढ़कर या उसको समझकर इतना प्रभावित हुए कि उनको वो प्रमुखता देने लगे। ठीक है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई है जिसमें उन्होंने अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व छोड़ा है। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है साहित्य और सम्मान। ठीक है, साहित्य और समाज। ठीक है, उसके बाद है मेरे विचार, उसके बाद लिखिए दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की रचनाएं बताई है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। इस प्रकार से 3 रचनाएं यहाँ पर बताई है। और अंत में जो भी आता है, देखिए जब हम जीवन परिचय पढ़ते हैं तो जीवन परिचय को पढ़ते समय जब अंत में जो परिचय आता है वह आता है मृत्यु। तो मृत्यु देखिए कब हुई है उनकी, सन 2005 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये तो था हमारा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि विस्तार से इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो देखिए, प्रोफेसर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में 1919 ईस्वी में। आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म तारीख है वो डिसाइड नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद में ये श्रेष्ठ विचारक थे, समालोचक थे। अब देखिए, समालोचक कौन होता है? जो समालोचना करता है, जो समालोचना करता है यानी कि आलोचना करता है, यानी कि समीक्षा करता है। ये तीनों चीज एक ही है, तीनों शब्द एक ही है कि समालोचक या आलोचक या फिर समीक्षक। ठीक है, समालोचक, आलोचक या समीक्षक एवं निबंधकार है। ठीक है, वे क्या थे? आलोचक, समालोचक और निबंधकार है। श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठ विचारों के। ठीक है, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। अब व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है कि उनका जो व्यक्तित्व था, जो वो कह रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा था? प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और जो कृतित्व था, अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने कोई कृति लिखी है या कोई रचना करी है तो वह भी प्रभावशाली होगी, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति अपना जो रचना में अपना जो पूरा जीवन का सार डाल देता है तो वो भी प्रभावशाली होगा, वो मनुष्य को प्रभावित करने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ है कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत ही प्रभावशाली है। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश में आंध्र विश्वविद्यालय है, वहाँ के हिंदी विभाग के। ठीक है, भले ही वो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं था, लेकिन वहाँ पर हिंदी विभाग था, उस हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, कहाँ के? उसी आंध्र विश्वविद्यालय के। पहले तो वे अध्यक्ष रहे, उसके बाद में वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के भी अध्यक्ष रहे और फिर प्रोफेसर भी रहे। ठीक है, उसके बाद में इनके निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों के तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य भी हुआ। यानी कि हिंदी और तेलुगु भाषा को लेकर, उसके साहित्य को लेकर जितने भी प्रश्न थे, उन प्रश्नों का हल खोजने के लिए यहाँ पर आंध्र विश्वविद्यालय में शोध कार्य भी हुआ, यानी कि उनको हल करने का प्रयत्न किया गया। और अंत में इनका जो निधन हुआ था वो सन 2005 ईस्वी में हो गया था। तो ये तो था उनका जीवन परिचय। अब आते हैं हम उनके कृतित्व की तरफ। ठीक है, तो अब तक रेड्डी जी के 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी और भी सारी रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो यहाँ पर है कि पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार। ठीक है, नंबर 3 है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, नंबर 4 है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, और नंबर 5 है वैचारिकी, शोध और बोध। ठीक है, और नंबर 6 पर आता है वेलुगु दारुल यानी कि तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा में जो लिखा गया है वेलुगु दारुल,
वो इनके साहित्य है। देखिए ये जो इनकी कृतियां हैं वो यहाँ पर लिखी गई है, ये सभी आपको याद करनी है। परीक्षा में जब भी आप एग्जाम देते हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म में ये कृतियां पूछी जा सकती है कि पूछ लिया कि भाई मेरे विचार के लेखक कौन है या वेलुगु दारुल के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होगी। तो हम अभी याद कर लेते हैं, बात के लिए नहीं छोड़ना है हमें कुछ भी, कि साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन है ये, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य, ठीक है, मेरे वैचारिकी शोध और बोध, ठीक है, और नंबर 6 पर आता है वेलुगु दारुल जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं हम, देखिए नंबर 7 पर जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, संपादित अंग्रेजी ग्रंथ है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। आदि कृतियों से साहित्य संसार सुपरिचित है। इनके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हुए हैं। देखिए उन्होंने केवल यही नहीं कि केवल इन्होंने ये हिंदी और तेलुगु भाषा में ही उन्होंने रचना लिखी है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी अपने साहित्य का विषय बनाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उनकी 7 प्रकार की हमने यहाँ कृतियाँ देख ली है। 7 कृतियों में देखिए सभी चीज़ें हमारे पास सामने आ गई है कि आदि कृतियों से साहित्य संसार सुपरिचित है, यानी कि बिल्कुल इन कृतियों से पूरे साहित्य संसार को हम उनके प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी के पूरे साहित्य को हम देख सकते हैं कि उनके साहित्य का विषय क्या है और उन्होंने इस साहित्य में क्या लिखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हिंदी, तेलुगु तथा अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में कई निबंध प्रकाशित हो चुके हैं, ठीक है। अब तक हिंदी ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी भाषा की जितनी भी पत्र पत्रिकाएं उनमें उनके साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी में लिखे हुए हैं जो हिंदी में प्रकाशित हुए हैं, तेलुगु में लिखे हुए जो तेलुगु में प्रकाशित हुए और अंग्रेजी में लिखे हुए जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। इनके प्रत्येक निबंध में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब मानवतावादी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है कि वे मानव के पक्ष में थे, यानी कि मानव जीवन को वहाँ महत्वपूर्णता देते थे, उसको वृद्धि करने के लिए, मानव के उत्थान के लिए, उसके पतन के लिए नहीं, मानव के व्यवहारिक उत्थान के लिए वो कोशिश करते थे, उनके प्रयत्न करते थे, ठीक है। तो उनके प्रत्येक निबंध में, हर निबंध में मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, यानी कि हमें दिखाई देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हिंदी और तेलुगु में एक तुलनात्मक अध्ययन, इसमें रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों या प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया है। ये जो इनकी एक रचना है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया है, देखिए उन्होंने क्या करा है कि इसमें सुंदर रेड्डी जी ने दोनों साहित्यों की, हिंदी और तेलुगु भाषा के जितने भी साहित्य हैं उन साहित्यों की प्रमुख प्रवृत्तियां कि प्रमुख उस समय किस प्रकार की विचारधारा चल रही थी, उस विचारधारा को यहाँ पर और प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत किया है इसके अंदर हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन में। इस कृति की उपादेयता के संबंध में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, यानी कि जो अभी नहीं है राज्यपाल, डॉक्टर वी गोपाल रेड्डी जी ने लिखा है। यह ग्रंथ तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र का पथ प्रदर्शक है, यानी कि मार्गदर्शक है, यानी कि रास्ता दिखाने वाला है कि जब भी हम तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि उन्होंने यहाँ पर जितने भी साहित्यकार थे उन साहित्यकारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, यानी कि साहित्यकारों के बीच में तुलना करी है, उस तुलना को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत कर और ये साबित कर दिया है कि उनका जो ये साहित्य है वह तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, मतलब कि रास्ता दिखाने का कार्य करता है, ठीक है। इससे सभी शिक्षा लेकर इस रचना से प्रेरित होकर और फिर तुलनात्मक अध्ययन नामक की जो विधा थी एक और नई विधा जागृत हुई और उसके बाद उस विधा में भी कई प्रकार के निबंध लिखे गए, ठीक है। नंबर 2 आता है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य। देखिए
यहाँ पर हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन में तो हमें पता चल गया है कि रेड्डी जी ने यहाँ पर क्या करा था, दोनों भाषाओं की, दोनों साहित्यों की प्रवृत्तियां और उनके प्रमुख साहित्यकारों का अध्ययन प्रस्तुत करा था, जिससे तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पता चला। ठीक है, और उसके बाद में जो दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य है, इसमें इन्होंने दक्षिण भारत की चारों भाषाएं कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। दक्षिण भारत की देखिए 4 भाषाएं हैं। आप सभी के ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा है, कौन कौन सी भाषाएं है, तो ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, उत्तर भारत की ले ली या फिर पूर्वी भारत की ले ली या फिर इधर ले ली, दक्षिण भारत की ले ली और पश्चिम भारत की ले ली। ठीक है, तो उसमें आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो दक्षिण भारत की सारी जो भाषाएं हैं वो कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तथा उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या किया, देखिए दक्षिण भारत की भाषा और उनका साहित्य क्या करा, उन्होंने इस भाषाओं में इसमें दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तथा उनके साहित्यों के इतिहास को प्रस्तुत किया है। चारों भाषाओं में लिखे गए जो साहित्य है उसके इतिहास को यहाँ पर इस साहित्य में उन्होंने अपनी इस कृति में प्रस्तुत किया है और उनके अर्थ आधुनिक गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। और उस साहित्य को लेकर जो आधुनिक गतिविधियां थी जो उस समय चल रही थी जब उन्होंने रचना करी, उस काल में मतलब कि समकालीन तात्कालिक परिस्थितियां जो थी, जो भी गतिविधियां थी, उन गतिविधियों का सूक्ष्म विवेचन किया है। ठीक है, सभी ग्रंथों में इनकी भाषा शैली, भाव और विषय के सर्वथा अनुकूल बन पड़ी है। जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जितनी भी रचनाएं लिखी है, उसमें जो भाषा शैली है वो भाव और विषय के अनुरूप अपने आप साहित्य में ढल जाती है, जिसमें इनका साहित्य व्यक्तित्व पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है, यानी कि दिखाई देता है, जिससे उनका साहित्य पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर कि उनका जो भाव मतलब भाषा और भाव के अनुरूप जो भाषा ढल जाती है वो यहाँ पर उनके साहित्य में साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी उनकी 2 रचनाएं, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य। तो दक्षिण की कितनी भाषाएं हैं, 4 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। आप सभी को याद हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं हम कि श्री रेड्डी की हिंदी साहित्य सेवा साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। हिंदी के साहित्य को उन्होंने जो सेवा दी है, उसके प्रति जो साधना करी है और निष्ठा रखी है, वो सराहनीय है, यानी कि तारीफ करने योग्य है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में ये पर्याप्त रुचि लेते रहे हैं। ठीक है, उन्होंने केवल इनकी रचनाएं नहीं करी है, इन चारों भाषाओं के अंदर जो साहित्य लिखा गया है उसका साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन किया है और उसके साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य से भी उनकी तुलना करी है। ठीक है, ये जो दक्षिण भारत की भाषा है उन भाषाओं से हिंदी भाषा के साहित्य की तुलना करी है और उस तुलना करने में भी उन्होंने पर्याप्त रुचि ली है। तो यानी कि तुलनात्मक क्षेत्र का जो मार्गदर्शक है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने भारत को दिया था, हिंदी साहित्य को दिया था। ठीक है, हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी, हिंदीतर यानी कि वे हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे वहाँ के नागरिक नहीं थे, वे थे दक्षिण भाषी क्षेत्र के। ठीक है, तो उन्होंने हिंदीतर प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी ने हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया है। इनकी भाषा परिमार्जित यानी कि शुद्ध और सशक्त है, बिल्कुल भी मतलब दृढ़ है, यानी कि वे इस भाषा में किसी प्रकार से कमजोर नहीं है और शैली विषय के अनुसार ढल जाती है। भाषा को संपन्न बनाने के लिए इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए उन्होंने क्या किया है कि भाई शैली के विषय के अनुसार भाषा अपने आप ढल जाती है, उसके बाद में भाषा को संपन्न बनाने के लिए यानी कि भाषा को पूर्ण और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम आप सभी को पता है क्या होते हैं, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द यथावत रूप से हिंदी भाषा में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का भी उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, आगे चलते हैं
कि इनकी शैली के विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, प्रश्नात्मक, आलोचनात्मक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध, ठीक है, सुबोध यानी कि आसानी से जानने योग्य, ठीक है, आसानी से जानने योग्य, ठीक है, कि उन्होंने कठिन से कठिन विषय को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता है। प्रोफेसर रेड्डी से हिंदी साहित्य को बड़ी आशाएं रही है। ठीक है, उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदी साहित्य, आप सभी सोच रहे होंगे हिंदी साहित्य लिखना बहुत से लेखकों ने लिखा है, क्या अलग बात कह रही है, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने हिंदीतर प्रदेश के निवासी थे, ये वहाँ से जन्मे थे, ये आंध्र प्रदेश के थे, वहाँ पर 4 भाषाएं चलती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। उस भाषा में तो उन्होंने साहित्य रचना करी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने हिंदी भाषा को भी प्रमुखता दी है। और हिंदी भाषा में देखिए उन्होंने इस प्रकार का रचना उन्होंने लिखी है कि आज उनकी जो रचना है वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व को यहाँ प्रदर्शित करती है। भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से नहीं लिखा गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो आ जाता है हमारा पाठ परिचय आ रहा है कि लेखक क्या कह रहे हैं कि भाषा की समस्याओं पर तो कई विद्वानों ने लिखा है, लेकिन भाषा और आधुनिकता का जो विषय है उस पर किसी ने अभी तक दृष्टि नहीं डाली है। विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। कौन विद्वान लेखक? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, बिल्कुल, भाषा कैसे होती है? परिवर्तनशील होती है। इसका इतना ही अर्थ है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा नई लोकोक्तियां, नई रीतियां सदैव आती रही है। कि भाषा में एक जैसे शब्द नहीं रहते हैं, एक जैसे भाव नहीं रहते हैं। भाषा में समय के अनुसार नया नया परिवर्तन होता रहता है और भाषा परिवर्तित हो जाती है। कई बार भाषा शुद्ध थी, देशज थी और फिर वो विदेशी शब्दों के आगमन से मिश्रित बन जाती है। ठीक है, तो कई प्रकार के ऐसे कारण हो सकते हैं। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता है। किन सब का प्रयोग? अगर इन सब का प्रयोग नहीं है, मान लीजिए नए शब्द नहीं आए हैं, कोई मुहावरे नहीं रखे गए हैं या लोकोक्तियां नहीं है, नई रीतियां नहीं डाली गई है, तो फिर वो व्यवहारिक नहीं हो जाती है, फिर वो एक ऑफिशियल भाषा हो जाती है। ठीक है, तो हमें उस औपचारिक भाषा को नहीं, हमें तो अनौपचारिक भाषा को लेना है जिसमें हम आम व्यवहारिक जो व्यवहार है उसको पूर्ण कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा में आधुनिकता लाता है। विद्वान लेखक का यह मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों, यानी कि जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसको जैसा का तैसा अपना लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक शब्दावली होती है वो प्रयोग और शोध के माध्यम से बनाई जाती है, तो उसको यथावत हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। व्यवहारिकता की दृष्टि से, यहाँ पर आएगा दृष्टि से, प्रोफेसर रेड्डी का यह सुझाव विचारणीय है। ठीक है, व्यवहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का जो सुझाव है कि जो वैज्ञानिक शब्दावली आती है उसको हमें ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए, तो वो गलत नहीं है, वो सही है। तो देखिए ये था हमारा आज का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय और हमारा भाषा और आधुनिकता नामक का जो हमारा पाठ है उसका परिचय, कि भाषा और आधुनिकता के माध्यम से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक जो शब्दावली है, जो शोध के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, उसे हमें किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करना चाहिए, उसे ज्यों का त्यों अपना लेना चाहिए। और ये कहा गया है कि भाषा है ना परिवर्तनशील है, अगर भाषा में परिवर्तन नहीं होते हैं तो फिर वो भाषा शुद्ध नहीं रह जाती है। इसलिए भाषा को समय के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए और तभी वो सुंदर लगने वाली होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।